अनाज मंडी का दौरा किया है। साहब ने दो साहब ने। हाँ देख मॉइस्चर का क्या वो पैमाना तय कर रखा है? ये 8 अब एक ही गाड़ी है क्वेश्चन नहीं है। हाँ थोड़ी गर्मी भी शुरू लगी बात हमारी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। और सरसों की काफी ढेरियां लगी हुई है, मंडी अटी पड़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने जानकारी ली है, किसानों से भी बातचीत करी है? देखिए, मैं यहाँ पर अपने सारे किसान भाई भी खड़े हैं और आड़ती एसोसिएशन भी खड़ी हुई है और यहाँ पर अभी तक की जानकारी के अनुसार 28 लाख 23.5 लाख कुंटल हमारी यहाँ पर आई है और टोटल जो पोर्टल के हिसाब से बिजाई है वो 90 से ऊपर है। तो अभी गेहूं का सीजन आने में 15 दिन अभी बाकी है, 15-16 दिन की अभी है। तब तक सरसों सारी आ चुकी होगी। जो सरसों की एमएसपी का जो रेट है 5950 रुपये, वो उससे रेट से किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, उसका लाभकारी मूल्य उसको मिल रहा है। सरकार पोर्टल के हिसाब से जितनी भी हमारी यहाँ पर उपज है उसको खरीदने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है, पूरी तरह से वायदे के ऊपर खरी है। और भुगतान का जहाँ तक ताल्लुकात है, भुगतान मेरी समझ में हमारी सरकार आने के बाद समय से पहले भुगतान गया है। चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, चाहे गेहूं का भुगतान हो, चाहे अन्य किसी फसल का भुगतान हो, भुगतान में कोई देरी नहीं हुई है। और इसी तरह हमारी मुहिम में भी जितनी अनाज मंडी में सरसों आई है, ये गेहूं का सीजन शुरू होने से पहले तमाम खरीद हो चुकी होगी, सबकी पेमेंट भी हो चुकी होगी। मेरा तो अपने किसान भाइयों से भी आग्रह है कि अपने पहले ही अच्छी साफ सफाई करके लाए, क्योंकि गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जो हम फसल लाते हैं उसकी क्वालिटी भी पूरी होनी चाहिए, केवल मात्र क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे सारे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं, मैं तो और आड़ती भी खड़े हैं, सबको ये कहना चाहूंगा कि अभी सरकार ने जो ध्यान दिया है प्राकृतिक खेती के ऊपर, कि हम प्राकृतिक तरीके से जमीन की जैसी सेहत है उसी के अनुसार उसमें उसी किस्म की फसल की बिजाई करें और उसमें यूरिया का इस्तेमाल ना करें। जो हमारे पास प्रकृति ने दिया है, पशुओं का गोबर दिया है, पशुओं का पेशाब दिया है, अन्य सब्जियां दी हैं, सब कुछ दिया है, इंसान का भी मलमूत्र है, वो भी खाद में ही काम आता है। जो प्रकृति ने हमें उपज के लिए दिया है उसी के अनुसार हम उपजाएं और जमीन की सेहत को खराब ना करें। हमारे हरियाणा के ही निवासी हैं, आज माननीय महामहिम गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के भी मालिक हैं। उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर किसानों से प्राकृतिक खेती करवाई है और नतीजा ये आया है कि जो हमें केमिकल यूरिया डाल के और पेस्टिसाइड अंधाधुंध डाल के जो फसल का उत्पादन लेते हैं उससे ज्यादा हमारी फसल हुई है। और जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो हमारी फसल उपजी है उसकी गुणवत्ता सेहत के हिसाब से इतनी अच्छी है कि उसको किसान को मार्केट में उसका दुगना रेट मिल रहा है। अगर मार्केट रेट गेहूं का 2800 रुपये जो आम गेहूं का है, तो उस गेहूं को एडवांस में दुगने रेट के ऊपर कंपनियां खरीदने के लिए किसान को पेमेंट पहले से देने के लिए तैयार है, दे रही है। और जिन जिन भी किसानों ने प्राकृतिक खेती का तरीका अपनाया है उनकी आमदनी भी बढ़ी है, उनकी जमीन की सेहत भी अच्छी हुई है और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, औलादे हैं और भी जो भारत के नागरिक हैं जिस जो उसको खाएंगे वो भी आगे के लिए बीमारियों से दूर रहेंगे। इसमें मेरा दूसरा ये भी है कि बहुत बड़ा भारत सरकार का बजट जो है यूरिया आयात के अंदर खर्च हो जाता है। यूरिया हमारा सारा बाहर से आता है। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर हमारी कंपनियों ने इंडिजिनियस स्वदेशी उत्पाद नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। और मेरे साथ ही ये आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं बदाम जी, किसान भी हैं और खाद के डीलर भी हैं। सरकार देती है खाद के कट्टों के साथ में नैनो यूरिया की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा हो। लोगों ने नहीं खरीदा था, इन्होंने खुद किसान है, इन्होंने अपने खेत के अंदर उसका प्रयोग किया और उसका परिणाम ये आया कि आधी कीमत के अंदर इनके ज्यादा दान की फसल हुई। बजाय के जो यूरिया छिड़काव वाला ये छिड़कते उसे जमीन में केमिकल की मात्रा भी बढ़ जाती है। नैनो यूरिया से जमीन में केमिकल की मात्रा नहीं बढ़ती
और उससे फसल भी अच्छी होती है और वो अपना स्वदेशी उत्पाद है, उसे विदेशी मुद्रा भी बचती है। तो किसानों को जितनी ये लाभकारी नीतियां सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के लिए दी जा रही हैं, उनका लाभ उठाते हुए आज हम घास को खत्म करने के लिए, खरपतवार को खत्म करने के लिए कस्सी कसोले से काम नहीं करते, हम स्प्रे कर देते हैं। और वो स्प्रे इतना जहरीला होता है, वहां से जमीन ऐसी हो जाती है जैसे कपास होती है, लोगड़ की तरह। और वहां का जो उत्पाद है, अगर वो हमारी आने वाली पीढ़ियां खा रही हैं, तो उससे इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जैसे एड्स के मरीज को आती है, इसी तरह उसकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी आती है। उससे जो भी, चाहे वहां से गेहूं लिया हुआ खाओ, चाहे वहां से चावल लिया हुआ खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, खाएंगे तो हमारे देश के लोग। तो उससे क्या होता है, ऐसा उत्पाद अगर हम खाएंगे, बार बार खाएंगे, तो हमारी सेहत ऐसी हो जाएगी, जरा सी सर्दी पड़ते ही हमारा नमूनिया हो जाएगा, जरा सी गर्मी पड़ते ही हमारे जो है ना डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाएगी, और जरा सी बारिश आई तो जुकाम हो जाएगा, यानी शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं बचेगी। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्राकृतिक खेती करते थे और उसी के उत्पाद जो हम खाते थे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या कोई जिम थोड़ा थे, लेकिन गांव में मुकदर होते थे 50-50 किलो के, और हमारे बुजुर्ग मुकदर को उठा के ऐसे घुमा दिया करते, एक हाथ से 50 किलो का मुकदर ऐसे घुमा देते थे। कई तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो चना गांड वाली जो गिरडी हुआ है पत्थर की, उसका किला पकड़ के उठा दिया करते। वो किसी जिम में प्रैक्टिस नहीं किया करते, कहीं उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, भाई कोई कोच उनको ट्रेनिंग देता हो, लेकिन उनकी शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी थी कि वो सर्दी भी बर्दाश्त करते थे, गर्मी भी बर्दाश्त करते थे, भरी दोपहरी में भी फुर्सी चला करती, किसी को कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होती थी, लू नहीं लगती थी। तो प्रकृति ने जो हमें दिया है, जैसे 3 पी हैं, प्याज, पील और पिंजू, ये 3 पी ऐसी हैं, ये 3 पी खा ले आदमी, चाहे आप 50 डिग्री टेम्परेचर में बाहर घूमो, आपको लू लगने की कोई खतरा नहीं है। प्रकृति मैंने हमें सब कुछ दिया है, हमने उस प्रकृति के चक्कर को जो तोड़ दिया और अंधाधुंध उत्पादन करने के लिए क्वांटिटी की तरफ चले गए, क्वालिटी छोड़ दी, तो उससे देश में बीमारियां बढ़ी हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, किसी को कैंसर हो जाती है। मैं रोजाना देखता हूँ, मेरे पास तो रोजाना आते हैं मरीज के, जी हमारा वहां दाखिला करवाओ, कुछ मदद करवाओ, इतना कैंसर बढ़ रहा है। और पंजाब ने जिसने सबसे पहले ये यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू किया, पंजाब में से बठिंडा से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, आचार्य तुलसी का जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, उसमें पूरी ट्रेन कैंसर के मरीजों से भर के जाती है। उसका ये परिणाम आया, और आज पंजाब के लोगों ने केमिकल यूरिया उस एरिया के लोगों ने छोड़ के प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर दी है, जैविक खेती की शुरुआत कर दी है, गोबर का खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हम गोबर को जो सड़क के किनारे डाल देते हैं, उससे कोई खाद नहीं बनता, वो सूख जाता है, उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं जैविक, वो भी मर जाते हैं। गोबर का खाद तभी बनता है जब हम गड्ढे में डालेंगे, गड्ढे में डालेंगे, उसमें पेशाब भी डलेगा, उसमें हमारी बची हुई सब्जियां भी डलेंगी, बचा हुआ को फल फ्रूट है वो भी डल जाएगा। वो सड़क के जो खाद बनेगा वो खाद खेती के लिए, जमीन के लिए है। अगर सड़क के किनारे वैसे गोबर की ढेरी डाल दी और फिर उठा के उसको खेतों में डाल दिया, तो सिवाय हम कूड़ा डालने के और खेती की सेहत के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो प्राकृतिक तरीका हमारे बुजुर्गों ने अपनाया था, उसी प्राकृतिक तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हमारा जो गौवंश का जितना गोबर है, पेशाब है, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा, भैंसों का भी इस्तेमाल हो जाएगा, इंसान का भी बची हुई सब्जी फल वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, हमारी जमीन की सेहत ठीक रहेगी, हमारा उत्पाद की गुणवत्ता सही रहेगी। इन सारी बातों के लिए सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे देश में अभियान चला रही है। यहाँ भी हम संगोष्ठी करवाएंगे किसानों की और उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और आज भी जितने भाई यहाँ पर खड़े, मैं कहता हूँ आप नैनो यूरिया का एक बार प्रयोग करके देखो, छिड़काव करके देखो, अपने देश का उत्पाद है, एक तो कम कीमत है उसकी, और एक बोतल कितना 2 कट्टे काम कर देती है, 2 कट्टों का 1 बोतल काम कर देती है। तो एक तो अपनी विदेशी मुद्रा बचेगी, उससे देश के विकास पर पैसा लगेगा, हमारे एम्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, रेलवे का नेटवर्क होगा। जितना देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, पैसा बचेगा, देश के विकास के ऊपर काम आएगा, बजाय कि हम यूरिया मंगाने में लाखों डॉलर सालाना विदेशों को भेज देते हैं। एमपी साहब, एक बड़ी चुनौती ये है कि जोत का आकार घट चुका है और जमीनें नहीं बची हैं,
और युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है? ये देखो- बड़ी बड़ी बात है अपने खासकर हरियाणा में। देखो बात ये है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आदमी को सुबह उठते ही चाय का कप चाहिए। चाय में दूध भी इस्तेमाल होता है। एक जमाना ऐसा था, अगर कोई भी बटे हुआ आता था घर में तो उसको गेड़ी वाला गिलास दूध खाया जाता। आज वो छोटे कप ना उसके, और कुछ तो इस पर आ गए कि बगैर दूध की दे दे, मुझे तो ब्लैक टी दे दे, इस स्तर के ऊपर आ गए, या मुझे ग्रीन टी दे दे, इस स्तर के ऊपर आ गए। तो ये जो है बड़ा आगे के लिए खतरे की घंटी है। और अब हम ये उम्मीद करें, देखो हमारी बेटियों ने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। देश में जितने मेडल आए हैं उनमें सबसे ज्यादा खेलों में मेडल हरियाणा के आए हैं, और हरियाणा में जितने मेडल आए हैं सबसे ज्यादा हमारी लड़कियों के आए हैं। अगर हम यूं उम्मीद करें भाई ओलंपिक के मेडलिस्ट कोई लड़की गोबर की हेल लेके जाएगी सर के ऊपर, वो नहीं जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए। अब आने वाले समय में डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ा एक बिजनेस देश के अंदर हो जाएगा। और मैं ज्यादा देशों में नहीं गया हूँ, लेकिन 2-3 देशों में गया हूँ। हमने देखा है वहां पर 2 आदमी जो है ना सैकड़ों गऊओं को संभाल लेते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, वह चरागाह का स्थान है, उसी डेयरी के अंदर चरने के लिए जगह है, घूमने के लिए गऊओं के लिए जगह है। तो 2 आदमी 100 पशुओं की डेयरी को संभाल लेते हैं। वो जमीन की कमी हुई है क्योंकि आबादी अंधाधुंध बढ़ी है देश में। जब मैंने होश संभाला तो कुल 50 करोड़ की आबादी थी देश की, जब मैं थोड़ा सा शाना हुआ। आज 140 करोड़ है, 90 करोड़ तो मेरे सामने बढ़ गए। तो गांव में गोरे थे वो भी खत्म हो गए, गांव में गौ चरान थे वो भी खत्म हो गए, बणिया थी वो भी खत्म हो गई। बणी थी, जाड़ खड़ी रहती थी, उनके नीचे पशु बैठे रहते थे। जाड़ गर्मी को सबसे ज्यादा सहन करने वाला एक पेड़ है, और जाड़ की पील इतनी मतलब वो है कि कितना ज्यादा लू लगी हो, पील खाने के बाद, पिंजू खाने के बाद आदमी ठीक हो जाता है, प्याज खाने के बाद ठीक हो जाता है। तो ये सारी प्रकृति की चीजें, ये चैलेंज है मैं आपके सामने। इसके लिए डेयरी डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने आगे जो है ना डेयरी उत्पादों में अब आज मिलावट की बहुत बड़ी एक शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि हर शादी के अंदर क्विंटल खोआ चाहिए, क्विंटल पनीर चाहिए, दूध कहीं है नहीं तो फिर वो नकली आता है, सारा का सारा नकली आता है, जिसको खाएंगे लोग वो बीमार होंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है जो डेयरी वाला जो मामला है। इसके गाय पालन आप भी करते हैं? मैं तो करता हूँ, मैं तो अपने लिए तो अपने घर पर रखता हूँ। अब मैंने खेत में भी 25 गाय बांधी थी, लेकिन क्या हुआ, मेरा दूध तो पड़े 50 रुपए लीटर, बिका बाजार में 14 रुपए लीटर। लोगों को पता ही नहीं भैया ऑर्गेनिक दूध है, उसकी क्वालिटी का नहीं पता। अब तो कुछ ऑर्गेनिक की तरफ रुझान आया है, लेकिन मेरे तो 50,000 रुपये महीने का घाटा पड़ा था, फिर मैंने तो बंद करना पड़ा। मैं कहा भैया दुकान पर कमाऊंगा ये इसमें ला दूंगा, फिर बालक रोटी कीते खाओगे। लेकिन आज जो है लोगों का रुझान बढ़ा है। मैं देखता हूँ जहां पर अच्छा गाय का घी मिलता है एडवांस में 250-2,500 रुपए किलो बुक हो जाता है, लोग खरीदते भी हैं। अच्छा दूध मिलता है, लोगों का रुझान बढ़ा है कि हम अगर हमारे को साहिवाल नस्ल का दूध मिल जाए, मुर्रा भैंस का दूध मिल जाए, हमें को जो अपनी गुजरात की जो गाय है गिर नस्ल का मिल जाए, तो अच्छे रेट के ऊपर दूध भी बिक जाता है, उसकी घी भी बिक जाता है, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो इसके बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफी बड़ा इस बार बजट में निर्धारण किया है, और ये समस्या हमारे सामने है। हरियाणा में तो विशेष तौर के ऊपर है, कुछ बिहार जैसे जगहों में वहां पर जमीनें अब भी खाली मिल जाती हैं, लेकिन हरियाणा में इसके बहुत बड़ी चुनौती है। और डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए, और बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और प्रत्येक पशु के आधार के ऊपर, गाय के आधार के ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब सब्सिडी आधी कीमत मालिक दे देगा, आधी कीमत सरकार दे देगी, तो ताकि लोगों को प्योर दूध मिलता रहे, प्योर घी मिलता रहे। इसके ऊपर सरकार का ध्यान है इस तरफ। मन सतीश दास जी भी इलाके के बड़े किसान हैं, तो वो भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला सकते हैं जो कि बिल्कुल ला सकते हैं, नौकरी औरों के लिए बिल्कुल ला सकते हैं, लाएं, सरकार पूरा साथ देगी। हम पिछले साल हिसार प्राइवेट कंपनी है, एडवांस में उन्होंने बीज दिया हमारे दो 20 किलो ना, और एडवांस में ही मतलब ये गेहूं किसी को बेचना नहीं है, कंपनी खुद ले वाली 10 लाख रुपए का चेक दिया। पिछली साल की बात है, अब की बार भी 30 किले बो रखे हमने गेहूं कंपनी की तरफ से। उनकी पेमेंट एडवांस आ जाती, पहले पेमेंट आ जाती, फिर गेहूं उठा ले जाए, वजन के हिसाब से फिर उनकी पेमेंट हो जाए। साफ सुथरा लेते होंगे? हाँ साफ सुथरा, खुद हुए खेत में आवा ने, अगला आप निकला दे दो बढ़िया नहीं, खुद निकाल लेना।
इस और हर किसान को ध्यान देना चाहिए। मतलब आज आने वाले समय में अब देखो, हमारी माँ तो 4 बजे उठ के 5 सर पीस लिया करती है। अब हम एक्सेप्ट करेंगे भाई आज की बहू पीस लेंगे, वो नामुमकिन है। अब तो तकरीबन तो घरों में थैली का आटा आता है पिसा पिसाया, और अगर घर में भी है तो वो इलेक्ट्रिक चक्की है, उसी से पीसते हैं लोग, कोई और तो पीसती नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों की सीमाएं बढ़ रही हैं, कितना गुड़गांव बढ़ गया, कितना दिल्ली बढ़ गया, कितना रोहतक बढ़ गया, लोगों को शहरीकरण की तरफ झुकाव जो होता जा रहा है, तो वहां कोई हाथ से पीसने वाली कोई औरत नहीं मिलेगी ना, अब गांव में भी नहीं मिलती है। तो जो आटा कंपनियां जिस गुणवत्ता के आधार के ऊपर किसान से खरीद कर महंगे रेट के ऊपर हमारे को ही दे रही है, वो हम खुद भी तो कर सकते हैं। इस और सरकार किसानों को मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये जागरण आ जाएगा। सर्कल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, और मंडी में अभी सरसों पड़ी है। नहीं, गेहूं की खरीद के लिए तो, लेकिन गेहूं आया नहीं है अभी, और गेहूं हम भी तो रोजाना खेतों में घूमते हैं, अभी 10-15 दिन की ढील है अभी। सरकार की तरफ से तो कल ही नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फसल पकी नहीं है अभी, पकेगी तो ही कटेगी, और पकेगी कटेगी तब तक ये सरसों खाली हो जाएगी। ठीक है, ओके। अरे सरसों की ढेरी देखो जी, बिल्कुल साफ होगा, पास नहीं हो रही, करवा देंगे पास, चिंता ना करो।